मैं अशोक कुमार 1989 बैच आईपीएस ऑफिसर, अभी वर्तमान में डीजीपी उत्तराखंड हूँ। आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे जो है मैं आईपीएस में आया। मैं एक पानीपत ज़िले के हरियाणा के पानीपत ज़िले के एक गाँव को बिलोंग करता हूँ। वहीं से मैंने सरकारी स्कूल से एजुकेशन की और वहीं से मैं मैथमेटिकली शार्प था, इसलिए इस वजह से मैं आईआईटी दिल्ली में आ गया। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई बचपन से इंजीनियर बनने का सपना था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, क्लास में टॉप करता था, मेरिट होती थी, तो इसीलिए टीचर्स ने कहा कि भाई यही अच्छे करियर है मेडिकल और इंजीनियरिंग, और उसमें हम आ गए। मुझे खुद नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में होता क्या है और इसका करियर में भविष्य में क्या क्या करना होता है। तो जो मेरी 3rd ईयर की ट्रेनिंग थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप भी बोलते हैं, वो मैंने उषा फैंज में की। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है इंजीनियरिंग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा और मुझे अपने दिन के 8 घंटे काटने ही बहुत मुश्किल हो जाते थे एक दिन के। तभी मैंने निर्णय लिया कि ऐसा जॉब जहाँ मेरे को एक दिन के 8 घंटे काटने मुश्किल हो, तो उसमें ज़िंदगी कैसे कटेगी। तब मैंने जो है अपने को सिविल सर्विसेज की तरफ मोड़ा, और सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं गांव के बैकग्राउंड से आया था और मैं लोगों की मदद करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था। इसलिए मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में लोगों की हेल्प करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, ज़्यादा डायरेक्टली आप हेल्प कर सकते हो और आप जो है लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा फ़र्क ला सकते हो। तो इस बैकग्राउंड से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। किंतु जब मैंने तैयारी शुरू की, पहला अटेम्प्ट तो मैंने लगभग बिना तैयारी के दे दिया, क्योंकि 86 में मैंने बीटेक किया और 86 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दे दिया। तो वो बिना तैयारी के था, तो उसको मैं बड़ा अटेम्प्ट नहीं मानता हूँ। यद्यपि उसमें भी मैं प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, मेंस दिया, किंतु इंटरव्यू कॉल नहीं आई। पर मैंने जब दूसरा अटेम्प्ट किया तो वो मेरी ओर से बेस्ट पॉसिबल तैयारी थी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं छोड़ा हुआ था। उन दोनों 2 ऑप्शनल होते थे और जीएस का पेपर एक होता था, 600 नंबर के तीनों होते थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। इंटरव्यू कॉल भी आई थी, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, बट जब रिजल्ट देखा तो मेरा रैंक 600 के आसपास था। तो मुझे काफ़ी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा टॉप में आना चाहिए, टॉप 200 में। तो फिर जब मार्क्स देखे तो देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे मार्क्स बहुत लो रह गए। अगर उसमें एवरेज मार्क भी रहे होते तो मैं बिल्कुल टॉप 50 में होता। तो मैंने उस साल प्रीलिम्स तो मैंने मैकेनिकल से ही दिया, क्योंकि प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था और एक जीएस होता था। उसी साल मैंने प्रीलिम्स देने के बाद अपना दूसरा ऑप्शनल मैकेनिकल से चेंज करके हिस्ट्री दिया, और जो मेरा एक क्लोज फ्रेंड था जिसने जो पहले से हिस्ट्री ऑप्शन ले रहा था, उसके नोट से और उसकी कुछ सजेस्ट की कुछ किताबों से तैयारी की, और उसके बेसिस पे मेरा ये आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। कि जबकि मैंने उसमें सिर्फ 3 महीने ये हिस्ट्री पढ़ा था, बाकी मेरी पुरानी तैयारी काम आई, और इस तरह से मैं आईपीएस में आया। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने 86 में बीटेक कंप्लीट की, तब तक तो अपना बीटेक का कोर्स ही कर रहे थे, और 86 का प्रीलिम्स जो मई जून में होता था वो बीटेक करते करते दे दिया। तो क्योंकि उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था ऑप्शनल और एक मेरा जीएस का था, तो उसके लिए मैंने बहुत खास तैयारी नहीं की। जैसे सभी लोग सजेस्ट करते थे कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो जो जीएस के लिए, और उसकी एक जो है उन दिनों कुछ करंट अफेयर्स की गाइड आती थी, यूनिक की गाइड आती थी कि वो पढ़ लो तो उससे सिलेबस कवर हो जाता है। तो वो करके मैंने प्रीलिम्स दे दिया था। तो वो तो मैं कह रहा हूँ बिना तैयारी के दिया था, तो वो प्रीलिम्स हो गया। लकीली मेंस के लिए टाइम ही नहीं था, पहली बार मेंस के लिए टाइम ही नहीं था कि हम उतने टाइम में 2 ऑप्शनल कवर कर लें और एक जीएस के सारी डिटेल्स कवर कर लें। तो वो तो उस साल तो मैं जानता था कि वो तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था। हमने कोई, ये बता दूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। मैं आईआईटी में ही हॉस्टल में रहता था, एमटेक कर रहा था। तो हमारा 2-3 लोगों का ग्रुप था, आपस में डिस्कस करके ही हम सब तैयारी कर रहे थे, और जो बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको लेकर के आपस में डिस्कस करके ही तैयारी करते थे। दूसरा अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, फुल तैयारी से किया था। उसके लिए मेरे पास पूरा 1 साल था मेंस देने के लिए, और उस साल मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं वो 14 घंटे तक गए। किंतु दूसरे अटेम्प्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड नहीं आए।
तब मैंने जा कर के अपना ऑप्शनल चेंज किया, जो मैं पहले बता चुका। देखिए मेरा पीक आवर्स 14 थे, एवरेज आवर 12 थे। तो उसमें एक सेशन हम लोग जो है ब्रेकफास्ट के बाद किया, 3 घंटे के करीब। एवरी सेशन 4 सेशन करते थे और हर सेशन 3 या 3 प्लस का होता था, ठीक है। एक सेशन हो गया जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक सेशन हो गया आफ्टर लंच 2, एक सेशन हो गया इवनिंग, ठीक है, बिफोर डिनर, और लास्ट सेशन हो गया आफ्टर डिनर। और वो कभी कभी 1, 1:30, 2 बजे तक जाता था लास्ट सेशन, और वही सबसे लंबा भी होता था। 3 की बजाय वो 4 घंटे हो जाता था। तो ऐसे हमारे 4 सेशन होते थे। और हम जब ब्रेक लेते थे, ब्रेक जैसे हुआ, सुबह उठ के अपना फ्रेश हुए, ब्रेक हल्का फुल्का मॉर्निंग वॉक किया, ब्रेकफास्ट किया, और फिर सेशन शुरू। फिर लंच के बाद भी कंटिन्यू एक सेशन, वो छोटा सेशन करते थे और सबसे लाइट सब्जेक्ट उस टाइम लेते थे। फिर इवनिंग में एक अच्छा सेशन करते थे, चाय के बाद टी ब्रेक एक करते थे 5 के आसपास, और डिनर से पहले एक 3 घंटे का अच्छा कंसंट्रेटेड सेशन होता था। डिनर के बाद हम लोग वॉक पे जाते थे, जितना हमारा 3-4 का ग्रुप था, और करीब करीब 2 किलोमीटर की वॉक करते थे, 20 से 25 मिनट। और फिर उसमें डिस्कस भी जरूर करते थे, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होते थे हम लोग, एक टॉपिक कवर हो जाता था उस वॉक में। और फिर जो है, जो हमारा मैराथन सेशन जिसको बोलते थे हम, 9 बजे शुरू करते थे, वो 12 तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, 1, 1:30 बज जाता था, तो इसलिए वो 4 घंटे प्लस में जाता। तो उसमें सबसे सीरियस तैयारी होती थी, ये हमारा था। पर हम एग्जाम के दिनों में, जब एग्जाम अप्रोच करने वाला होता था, तो अपने को उसको क्लोज करके हम 12 बजे तक ले आते थे, जिससे कि अगले दिन हम जो है एग्जाम के दिनों में 8 बजे उठ सकें अच्छे से। एक तो मैं आपको बता दूं कि हमें हॉस्टल से एग्जाम सेंटर जाना होता था, तो ऑटो लेके जाते थे। और जो प्रीलिम्स के तो अलग अलग सेंटर होते थे, मेंस का सेंटर यूपीएससी होता था, तो वहाँ से आईआईटी से आने का आधा घंटा हमको मान के चलते थे। तो ऑटो लेंगे या डीटीसी की बस पकड़ेंगे, अगर टाइम से आ गए तो बस से भी आ सकते थे, नहीं तो फिर 3-4 मिल करके ऑटो ले लेते थे। और जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले दिन खासकर बहुत टेंशन स्ट्रेस होता था। तो एसिडिटी, एक बार मुझे एसिडिटी हो गया, तो रात को भी हॉस्पिटल जा करके उसकी वो लेनी पड़ी, डाइजीन वगैरह की मेडिसिन, जिससे कि एंटासिड लेनी पड़ी। बट ये सब चीज़ों के लिए बच्चों को पहले से तैयार रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को स्ट्रेस में ना आने दें। और एक दूसरा इसका फैक्टर है कि हमारे मन में ये कभी नहीं रहना चाहिए एग्ज़ाम से पहले कि मेरा ये बच गया, मेरा ये बच गया, मेरा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट मिनट की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा नॉलेज बेस है उसका। तो आप सोचें कि मैं लास्ट के 2-4 घंटे में कुछ कर लूँगा, तो कुछ नहीं। आपको एकदम स्टेबिलिटी आनी चाहिए, आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए कि मेरी इतनी तैयारी है। मान लिया थोड़ी कम भी है, तो भी आप में स्ट्रेस लेवल अपने अंदर का नहीं बढ़ाना, क्योंकि स्ट्रेस का भी एक ग्राफ होता है। एक थोड़ा स्ट्रेस होगा तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एक लेवल तक बढ़ेगी, किंतु उसके बाद परफॉर्मेंस घटती जाएगी। इसलिए हमें स्ट्रेस को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देना है, नहीं तो फिर हमें फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, और मेंटल भी उसके मेंटल तो आते ही आते हैं। तो ये था। बाकी हमने इंटरव्यू बोर्ड का मुझे याद है 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो दोनों बार बहुत अच्छा हुआ था। और उसमें भी इंटरव्यू बोर्ड के बाहर बैठ के एक बार एंग्जाइटी ज़रूर होती है, थोड़ी दिल में धक-धक होती है वगैरह, बट वो भी एंग्जाइटी आकर के चली जाती है। उसका भी हमको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और इंटरव्यू को नेचुरल फ्लो में होने देना चाहिए। कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी का वो देखती है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कि कितना आप सच बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ भी छुपाया है या फर्जी किया है ना, डाला है अपने सीवी में, या जो आपका राइटअप होता है, तो उसके बाद आप ज़रूर से ज़रूर फँसेंगे। और कहीं भी अगर आपको आंसर आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता तो बोलिए सॉरी सर, आई डोंट नो। और अगर आपको आता है किंतु इस टाइम याद नहीं आ रहा है, तो भी बोले सॉरी सर, आई नो द आंसर बट एट द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। तो ये सारी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी ऑफ पर्सनैलिटी, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर। पेरेंट्स तो मेरे गाँव में रहते थे, और उनको तो बेचारों को बहुत बाद में पता चलता था, क्योंकि उन दिनों मोबाइल भी नहीं था। और हमारे दोस्त ज़रूर सब साथ थे, और सब लोग, मैं और मेरे सारे दोस्त मान के चल रहे थे कि मेरा तो आएगा ही टॉप 200 में, और वो नहीं आया। तो सबके लिए शॉकिंग था, और हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन भी था, बहुत शॉकिंग था। तो उसके बाद ये था कि भाई, जब
बहुत ही लो, ये 600 रैंक आ गया, मुझे दैनिक सर्विस मिली, जो दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस है, जो ग्रुप बी सर्विस है। तो उससे एक प्रकार से मन को बहुत बड़ा झटका लगा। ये भी हो सकता था मैं पूरा अटेम्प्ट छोड़ करके फिर से इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊँ, बट मैं जानता था कि इंजीनियरिंग मेरा मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं देगी, जॉब सैटिस्फैक्शन। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, दोबारा से, यद्यपि मेरी पूरी तैयारी है, दोबारा से एक अटेम्प्ट और लेना है। और उसके लिए ये काफ़ी डिस्कशन के बाद ये आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ दें और उसकी जगह एक आर्ट्स का सब्जेक्ट लें, क्योंकि मैक इंजीनियरिंग की मेरी पूरी तैयारी होने के बावजूद उसमें 250 आ गए 600 में से, और उन दिनों 300 प्लस को ही मानते थे सक्सेसफुल और 350 को सुपर सक्सेसफुल मानते थे। तो इसलिए ये हुआ सबसे डिस्कस करके कि आर्ट सब्जेक्ट में अगर हमने ढंग से पढ़ के दिया तो 300 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा इसमें एवरेज आ गया तो उससे मेरा निकल जाएगा हर हालत में। और जैसा मैंने कहा कि दोस्त के नोट्स प्लस लिमिटेड जो है बुक्स, उसके साथ मैंने ये अटेम्प्ट दिया और पढ़ाई का लेवल मेरा वही रहा 14 घंटे वाला, और स्ट्रेस को मैंने अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया। तो ये इस अटेम्प्ट में मेरे सभी तीनों में अच्छे मार्क्स आए और इंटरव्यू में तो पहले में भी अच्छे मार्क्स आए थे। तो इस तरह से ये सिलेक्शन हुआ। देखिए उन बच्चों के लिए मेरा यही है कि नंबर 1 तो ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपको साथ लेके चलने हैं, और ये मान के चलना है कि ये लंबी लड़ाई है। कम से कम 2 साल तो आप पूरी तैयारी मान के चलिए। इसलिए बहुत ज़्यादा परसिवरेंस चाहिए, मतलब आपको हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। आपका जो है एनर्जी वेस्ट ना हो फालतू की चीज़ों में, क्योंकि सिलेबस अनलिमिटेड है। उसको सारे को कवर करोगे तो उसे कोई कवर कर ही नहीं सकता। तो बेटर है कि हम 90% कवर करें और उसको अच्छे से तैयार करें। और तीसरा ये है कि फोकस हमारा बहुत हाई लेवल का रहना चाहिए। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अर्जुन के लेवल का हो, जिससे हम दुनिया में सिर्फ जो हमारा टारगेट है वो देखें और बाकी सबको हम भूल जाएं। ठीक है। और ये जो स्ट्रेस है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़े ना। स्ट्रेस को आपने ओवर पावर नहीं करने देना अपने को, फिर हमारी परफॉर्मेंस गिरती जाती है फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। जो देखिए वर्किंग आवर्स की कैपेसिटी होती है हर किसी की, ज़रूरी नहीं है मैंने 14 किया था तो आप 14 करें, बट 10 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। और अपने को मेंटली 2 साल के लिए तैयार करके चलिए। कई लोग वो एक अटेम्प्ट के बाद ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, नहीं, ये परसिवरेंस वाला एग्ज़ाम है। इसमें ऐसा मैंने कहा कि इसमें चांस फैक्टर भी रहता है, तो कई बार चांस आपके फेवर में नहीं आया तो हमें अपने को 2 से 3 अटेम्प्ट के लिए ओवरऑल तैयार करके चलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें सुन कर के कुछ जो मेरी जर्नी का पता चला होगा, और हो सकता है आई एम श्योर कि आप लोग इस जर्नी से कुछ ना कुछ लेसन आप भी ले पाएंगे। थैंक यू।